Import of proteins to mitochondria. Very interesting topic. आज इसका थर्ड लेक्चर है. प्रीवियस 2 लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा था कि प्रोटीन्स जब बनते हैं तो कैसे उसका लोकेशन रहता है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है. आज हम लोग देख रहे हैं, हेडिंग हमारा है रिक्विजिट्स. किस चीज का रिक्विजिट्स है? माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन इंपोर्ट का. माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन इंपोर्ट. तो रिक्विजिट्स मतलब क्या चीजें चाहिए अगर आपको इंपोर्ट कराना है, तो क्या चीजें चाहिए. तो पहले तो मुद्दा ये समझने वाली बात होती है कि जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में 3 आपको चीजें दिखाई देती हैं. एक ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया. एक इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन हो गया, इसमें एक क्रिस्टा दिखता है इस तरह से. मैंने 1-2 क्रिस्टा कर दिया. और फिर इसके अंदर में हमें दिखता है मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स को खाली ही छोड़ देते, मैट्रिक्स को नहीं भरते. जब ये चीजें हमारे पास, तो एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है और एक मैट्रिक्स है. ये 3 जगहें हैं जहां पर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है. तो एकदम ऑब्वियस है कि जो आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन होगा, मान लो कि जैसे इकोपोरिन्स हो या इस तरह के कोई शटल वाले प्रोटीन्स हो, तो वो सभी तो आउटर में होंगे. इनर मेम्ब्रेन में तो हम सब जानते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए कॉम्प्लेक्स ही होता है, जहां पर ढेर सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनको 4 कैटेगरी प्लस एटीपी सिंथेटेज में बांटा जाता है. और फिर अंदर अंदर मैट्रिक्स का अपना जो काम है, क्रेब्स साइकिल ये सब रन कराना, वो सब कुछ होता है. तो इस पूरे काम के लिए 3 जगह काम हो गया. पहला हो गया आउटर मेम्ब्रेन के लिए, दूसरा हो गया इनर मेम्ब्रेन के लिए और तीसरा हो गया मैट्रिक्स के लिए. तो जब ऐसे बातें हम समझते हैं कि 3 अलग अलग जगहों पर है, तो फिर अब दिमाग में क्लियर रहता है कि हम वो चीजें भेजना कहाँ. अब जैसे हम लोग बात करें अगर आउटर मेम्ब्रेन के लिए, और आउटर मेम्ब्रेन, अगर आउटर मेम्ब्रेन के लिए हमें प्रीरिक्विजिट्स देखना है, क्या क्या चीजें चाहिए हमें. सबसे पहला चाहिए आउटर मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, ठीक है. और इन रिसेप्टर्स का नाम होता है, जो 2 पॉपुलर रिसेप्टर हैं वो है TOM20 एंड TOM22, ठीक है. यहाँ टॉम में कौन है? टॉम ट्री जो है वो, उसका मतलब होता है ट्रांसकोलोन. ट्रांसकोलोन मतलब जो एक मेम्ब्रेन से इस पार से उस पार कोई चीज को भेजने में मदद करे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसकोलोन. ओएम का मतलब तो आप सब समझते हैं. ओएम का मतलब हो गया आउटर मेम्ब्रेन. सो अगर हम टॉम की बात करते हैं तो टॉम स्टैंड्स फॉर ट्रांसकोलोन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन. इसके 2 टाइप यहां दिख रहे हैं, एक 20 और एक 22. तो पहला ये हमें चीज चाहिए. दूसरा जो चाहिए वो हमें, वो और भी कुछ सपोर्टिंग ट्रांसकोलोन्स चाहिए. और भी कोई अगर ट्रांसकोलोन्स हैं वो भी हमें वो चाहिए होगा इसमें. ये 2 चीजें हो गई. तो ये 2 टर्म एकदम क्लियर होना चाहिए आपको, TOM20 एंड TOM22. अभी तो आगे डिस्कशन में आएगा ये, लेकिन आपको समझना होगा कि ये जो दोनों TOM20 या TOM22 हैं, ये सभी कहाँ लोकेट करते हैं. अगर हम ऐसे रेड पैच करें, ये आउटर मेम्ब्रेन में लोकेट करते हैं, ठीक है ना. ये जो है वो आउटर मेम्ब्रेन में लोकेट करते हैं. अगर हम यहाँ पर इसे इंडिकेट करना चाहें, हम माने कि ये जो है वो, और ये जो है वो TOM22 है. इस प्रकार से ये आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स हैं, ठीक है. अच्छा, इन रिसेप्टर्स को कौन रिकॉग्नाइज करता है? नाउ वी आर कमिंग टू द डायग्राम इन डिटेल्स, ठीक है.
ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का। इसे हम लोग कह रहे हैं OMM, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोल रहे हैं IMM, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और जैसा कि मैंने कहा, एक पैच में बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन के दोनों ट्रांसकोलॉन्स हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं TOM20 एंड TOM22। ये डायग्राम में तो इस तरह से आ गया। अब ये भी तो प्रोटीन्स होते हैं, ये भी जो ट्रांसकोलॉन तो प्रोटीन यस होते हैं। तो इन पर कुछ अमाइनो एसिड का लैंग्वेज लिखा रहेगा। देखो जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये एक लैंग्वेज है, इस पर भी कुछ लैंग्वेज लिखा हुआ है, इस तरह से लैंग्वेज। क्योंकि ये रिसेप्टर्स हैं दोनों, ये दोनों जो है वो रिसेप्टर्स हैं। तो रिसेप्टर्स का मतलब हो गया ये किसी को रिसीव करेंगे, करना भी चाहिए। ये किसको रिसीव करेंगे, उस वक्त आता है जवाब, ये जो है उस प्रोटीन को रिसीव करेंगे जिस प्रोटीन में क्या है, जिस प्रोटीन में स्पेसिफिक MTS है। MTS यहां पर क्या हो गया, मैट्रिक्स मैट्रिक्स में की तरफ जाने वाला एक मटेरियल है, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस। तो ये मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस है, गॉट इट। तो ये यहां पर मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस जो है, इसको ये मतलब ये जो है, इसको सिग्नल आप समझे, ये जो MTS ये क्या हो गया, सिग्नल, और ये इसके रिसेप्टर। तो ये जाके अपने रिसेप्टर पर प्रॉपरली अटैच करेगा, ठीक है। अब प्रोटीन के साथ एक इश्यू है, इश्यू विथ इंपोर्ट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का नाम ही कह देते हैं इंपोर्ट प्रोटीन्स। इंपोर्ट प्रोटीन्स के साथ क्या इश्यू है कि जैसे ही इंपोर्ट प्रोटीन बनता है, ये क्वाइल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, ये ऐसे ये क्वाइलिंग हो जाता है। मान लो हेलिकल अल्फा हेलिकल क्वाइल है, इसका N टर्मिनल है, ये C टर्मिनल है, और यहां पर इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स तो कहते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, तो ये सभी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। अब मुद्दा आता है क्या, और ये इसका MTS है, मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस। अब यहाँ एक सवाल आता है, इस जो ये जो क्वाइल्ड है, ये जो आप हेलिकल देख, हेलिकल जिसे हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो क्या ये इसी तरह से क्वाइल्ड होकर इसके थ्रू जाएगा, या फिर अच्छा, ट्रांसकोलोन को भी मैं थोड़ा सा ऐसे आपको डिटेल करता हूँ। ट्रांसकोलोन में क्या होता है ना कि रास्ते बने होते हैं, ठीक है ना, ये रास्ते बने हुए हैं जो इस पार से उस पार उसको ले जाएगा। यहाँ भी क्या है, रास्ता बना हुआ, इसी रास्ते से चीजों को ये अंदर से बाहर, बाहर से अंदर करने की चेष्टा करेगा। तो इश्यू क्या है भाई कि ये तो फोल्डेड है, ये तो हेलिकल भाई है, तो क्या ये प्रोटीन हेलिकल फॉर्म में ही चला जाएगा, अर्थात कहने का मतलब है ऐसे हेलिकल है तो क्या यही अंदर घुस जाएगा। उत्तर होता है कि नहीं, हेलिकल जो प्रोटीन है वो अलाउड नहीं होते। हेलिकल फॉर्म ऑफ इंपोर्ट प्रोटीन, जो हेलिकल फॉर्म होता है इंपोर्ट प्रोटीन्स का, इज अनफोल्डेड, इसको अनफोल्ड किया जाता है, अनफोल्डेड बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स की मदद से क्या किया जाता है, मतलब अनफोल्ड किया जाता है। उस प्रोटीन्स का नाम होता है HSP70 एंड HSP90,
ठीक है, ये दोनों अनफोल्डिंग प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ H स्टैंड फॉर हीट, सब बहुत पॉपुलर टर्म है ये। S स्टैंड्स फॉर शॉक एंड P स्टैंड्स फॉर प्रोटीन। पहली बार इसको हीट शॉक के रूप में इसको डिस्कवर किया गया था और मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर इसका नाम पड़ा HSP70, HSP90। ये HSP70, HSP90 क्या करता है कि कोई प्रोटीन जो कि ऐसे फोल्डेड है, उस प्रोटीन को ये सीधा कर देता है। ठीक है ना, HSP प्रोटीन क्या करता है, उसको वो सीधा कर देता है। देखिए जैसे मैं बताऊं, ये सभी HSP प्रोटीन है। ठीक है ना, इसे आप HSP प्रोटीन समझे। ये HSP प्रोटीन स्पेसिफिक जगह पर बाइंड करके क्या करता है, इसको सीधा कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड HSP। मान लो हम इसे माने कि HSP हीट शॉक प्रोटीन 70 है और ये हीट शॉक प्रोटीन 90 है। सो दिस इज, इस तरह से क्या हो गया, ये अनफोल्ड हो गया। अभी ऊपर क्या था, ये फोल्ड में था। तो आप ऐसे समझें कि कैसे ये चीजें भेजी जा रही हैं, इस प्रकार से ये चीजें भेजी जाती हैं। इस पूरे प्रक्रिया में एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो एनर्जी कौन देता है, एटीपी। एटीपी हाइड्रोलाइज होता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एक सर्टेन अमाउंट में हीट देता है, एनर्जी है। इस एनर्जी के बदौलत ये प्रोटीन टेढ़े से सीधे हो जाता है। तो ये हो गया अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ द प्रोटीन्स, जो कि यहाँ ट्रांसपोर्ट। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर और इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन में हम लोग कुछ चीजों को रख रहे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। ये एक इंपोर्ट रिसेप्टर है जिसे हम लोग टॉम 2022 कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टॉम 2022। अब दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों टॉम 2022 है और ये है इसका वो साइट जो रिकॉग्नाइज करता है किसको, एमटीएस को। अब एमटीएस तो प्रोटीन का हिस्सा है। हम एक प्रोटीन बनाते हैं रेड कलर से, जस्ट सी, दिस इज द प्रोटीन। ठीक है, ये एक प्रोटीन है। उस प्रोटीन में ये जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस, और इसके साथ जो है वो कुछ लगे हुए हैं, वी नो इट, हीट शॉक प्रोटीन्स। तो हीट शॉक प्रोटीन्स क्या करता है, हीट शॉक प्रोटीन्स जो है वो इसको थोड़ा सा ये देखता है, मतलब कि ये फोल्डेड ना हो, और ये फिर आकर ये कहाँ जुड़ेगा, तीर का निशान दे इस तरीके से। सो यहाँ पर ये ऐसे 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 आ गया और देखो ये जो है एमटीएस के साथ इसका परिचय हो, मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस। वो यहाँ पर आकर टॉम 20 के साथ रिस्पॉन्स किया, इसलिए उसको हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं टॉम 20। जैसे इसके साथ बाइंड करेगा, इस मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, तुरंत एक प्रोटीन जो है वो स्टॉम के बगल में आ जाएगा। एंड जस्ट सी द इशू। ये मैं डायग्राम, इसी डायग्राम को आगे बढ़ा रहा हूं, कड़ी को। ठीक है, ये बढ़िया। ठीक है, और अब आप देखें इसमें, इसमें हम एक ट्रांसकोलोन बना दे रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा कलर भी कर दे रहे हैं ताकि आप इसको अलग करके डिस्क्रिमिनेट कर सकें। देखिए हो गया। और अब क्या है, अब ये जो प्रोटीन है, ये जो इंपोर्ट प्रोटीन है, इसको इंपोर्ट प्रोटीन कह रहे हैं हम लोग, इंपोर्ट प्रोटीन। आईपी बोले तो, आईपी मतलब इंपोर्ट प्रोटीन, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं क्योंकि डायग्राम है तो डायग्राम में हर जगह उतना लंबा नहीं लिख सकते हैं। अब ये जो इंपोर्ट प्रोटीन है वो अब यहां से इस जगह से सरका और सरक के वो जाने लगा कहां पर, अंदर में, यहाँ पर इसका ट्रांजिटिक सीक्वेंस है। ठीक है,
ये ट्रांसकोलोन है, ट्रांसकोलोन का ही ये पार्ट है। अभी तक ट्रांसकोलोन में हम, बल्कि मुझे थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, मैं यहाँ डायग्राम दिखाई देता हूँ तो विद्यार्थी मासूम होता है, वो तुरंत कंफ्यूज हो जाएगा कि सर ये किधर से, ये हम अचानक से कुछ भी ऐसे करें। अभी ठीक है, अब ये ओपन हो गया, और ओपन हुआ तो इसके अंदर में प्रोटीन जाने लगा, आईपी जाने लगा, इम्पोर्ट प्रोटीन। अब मैं इसको एक सीक्वेंस और एक ऑर्डर में जो है ना, अब चीजों को ला रहा, जब यहाँ जा रहा है ये, ठीक है, ये ट्रांसकोलोन है, क्योंकि मैट्रिक्स में जाने वाला है ये, तो अंदर भी इनर मेम्ब्रेन में भी एक ट्रांसकोलोन रहता है। अंदर में भी एक ट्रांसकोलोन रहता है, एक वहां भी रिसेप्टर्स का रहता है। दिस इज द थिंग। और इसको हम लोग थोड़ा सा कलर कर देते हैं ताकि हमारे लिए कंफर्टेबल हो चीजों को डिस्क्रिमिनेट करना। रंग से क्या होता है, हम पहचानते बहुत जल्दी से चीजों को। और ऊपर भी हम इसको ब्राउन कलर से कर देते हैं। करेक्ट, या दैट इज इट, दिस इज इट। अब यहाँ पर क्या है, ये जो अंदर का सामान है, ये जो रिसेप्टर है, इसे हम लोग बोलते हैं टिम 23/17। यहाँ पर टिम का मतलब क्या होगा, सब समझ चुके हैं, दैट इज ट्रांसकोलोन ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, इसका नाम पड़ा टिम। और ये तो 23/17 हो गया, और ये भी तो एक टीम है, इसका नाम होता है टीम 44। ये जो टीम 44 है, यह प्रोटीन को अंदर जाने में मदद कर रहा है, नॉट सीधा प्रोटीन, स्टेटस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन अब अंदर की ओर इंटर करते जा रहा है, देखिए इस तरीके से ये इंटर करते हुए जा रहा है, ये इसका एमटीएस है। अब ये जब अंदर जा रहा है तो इसको सपोर्ट चाहिए एटीपी हाइड्रोलिसिस का, तो इसको तो ऑलरेडी मिल रहा है क्या वहां पर, ये हीट शॉक प्रोटीन। तो एक हीट शॉक प्रोटीन का डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। हीट शॉक प्रोटीन जब भी काम करता है तो किस चीज का खर्च करता है, एटीपी का खर्च करता है। तो वो भी हम दिखा देते हैं, देखिए भाई यहाँ एटीपी है, और ये एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज होता है, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस सर्टेन अमाउंट में एनर्जी। तो ये हीट शॉक प्रोटीन है। और आगे जाके क्या हो रहा है, आगे जाके हीट शॉक प्रोटीन निकल जा रहा है। ऐसा थोड़े रहेगा कि हमेशा रहेगा, तो आगे जाके निकल जा रहा है हीट शॉक प्रोटीन। इसे लिख देते हैं HSP70, ठीक है ना, हीट शॉक प्रोटीन 70। ये बाहर निकल गया, काम खत्म करके ये बाहर निकल गया। अब काम खत्म करके जब ये बाहर निकला, तो ये जो हिस्सा है, इस हिस्से की जरूरत अब नहीं रही, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक कैंची नुमा हम दे दे रहे हैं, प्रोटीएज एंजाइम होता है। देखो ये कैंची की तरह मैंने दे दिया, दिस इज कॉल्ड प्रोटीएज। ये क्या करता है, इस जगह को कट करता है। जैसे ही कट करेगा, बस ये क्या होगा, यहाँ से गायब हो गया, और गायब होके ये कट करके ये फिर अब बाहर मिल रहा है, ठीक है। इसको फिर से फर्दर डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। अब क्या होगा, ये आगे जाकर आगे बढ़ते हुए क्या होगा कि ये पूरा प्रोटीन जो है वो अंदर आ जाएगा। अब जब पूरा प्रोटीन जो है अंदर आ गया, तो अंदर जो उसका नेटिव अपना स्टेट था, उस स्टेट में आ गया। अब देखिए ये प्रोटीन जो है अपने नेटिव स्टेट में आ गया, नेटिव स्टेट में। लेकिन अब इस प्रोटीन में क्या नहीं है, मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस, क्योंकि ये कट गया। किसके कारण कटा, प्रोटीएज के कारण। और फिर जो इसका काम है वो काम करेगा। और जिस हिस्से में ये काम कर रहा है उसे हम लोग बोल रहे हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जिस काम को करने के लिए बना है वो काम को ये करेगा। तो एक पूरा इंटायर जो इसका पिक्चर है, उस पिक्चर को अगर हम देखें, इसमें हमें आउटर मेम्ब्रेन में मिलने वाला रिसेप्टर प्रोटीन्स जो ट्रांसकोलोन के साथ है, और फिर इनर मेम्ब्रेन में मिलने वाला टिम 23/17, टिम 44, हीट शॉक प्रोटीन,
और ये पूरा प्रोसेस ऐसे प्रोटीएज हो रहा है। अगर इसमें हम एक्टर की बात करें, कौन कौन से मेन लीड एक्टर हैं, मुझे अगर इसको कहीं ब्लॉक बनाकर बताना हो लाइक दिस वन, मैं इसमें डालता हूं, तो जो लीडिंग एक्टर्स हैं इसके, उनके नाम देखिए। पहला नाम हो गया इंपोर्ट प्रोटीन, आईपी। दूसरा लीड एक्टर का नाम हो गया टॉम 2022। तीसरा लीड एक्टर का नाम हो गया टीम 2317। चौथा लीड एक्टर का नाम हो गया टीम 44। पांचवा लीड एक्टर का नाम हो गया HSP, हीट शॉक प्रोटीन 70 एंड 90। और जो लास्ट इसका जो एक्टर हो गया छठवां, उसे हम लोग बोल रहे हैं प्रोटीएज। तो ये सभी जो हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया के लीडिंग एक्टर्स। अगर हम इस पूरे घटना को समझते हैं और अगर हमें इंपोर्ट प्रोटीन, टॉम 2022, टीम 2317, टीम 44, HSP 70, 90 एंड प्रोटीएज को अगर हम समझते हैं, तो निश्चित रूप से पूरा प्रोसेस हमारी समझ में विकसित रहेगा। कई जगह पर आप टिम के और टॉम के बहुत सारे टाइप्स देखेंगे। जैसे टिम का एक और टाइप पढ़ा जाता है 23, 27, ये भी इसका टाइप। टिम 40, टिम 40 को तो हम लोग जनरल इंपोर्ट पोर कह रहे हैं। सबसे कॉमनली जो इनर मेम्ब्रेन में इंपोर्ट पोर होता है वो टिम 40 ही मिलता है। यहाँ पर तो लोग टिम 44 यूज किए। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा टिम के बारे में देखना चाहिए, टॉम के बारे में भी देखना चाहिए। सो दिस इज रियली आउटस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन, और ये डायग्राम की मदद से हमेशा देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि डायग्राम की मदद से अगर हम देखते हैं, डायग्राम को बनाते हैं घर में, या अभी मेरे साथ भी आप बनाते हैं, एक बार इसको रिवाइज भी करते हैं, तो सर्टेनली यू विल गेट बेनिफिट, आपको चीजें समझ आएगी। अब आते हैं कि जो इंपोर्ट प्रोटीन है उसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग साझा करते हैं। जो इंपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रिकर्सर प्रोटीन। प्रिकर्सर क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीजें हटेंगी जुटेंगी। अभी ये कच्चा, अभी ये धान है, अभी भात नहीं बना है। प्रिकर्सर प्रोटीन्स, तो प्रिकर्सर इसलिए कि बाद में इसको काट पीट के ठीक करता है। इस प्रिकर्सर प्रोटीन के साथ क्या है कि आपको ट्रांसकोलोन में डालने से पहले इसको सीधा करना पड़ता है। तो हम लोग बोलते हैं must be unfolded before going to the ट्रांसकोलोन। ट्रांसकोलोन में जाने से पहले इसको आपको निश्चित रूप से क्या करना चाहिए? अनफोल्ड करना चाहिए, तभी बातें समझ में आती है। अब जो प्रिकर्सर प्रोटीन है उसमें देखो कैसे चीजें स्टडी की जाती हैं, कैसे चीजों को पढ़ा जाता है। अभी तक तो हम लोग ऐसे लाल ऐसे कर दिए, इसको हम लोगों ने ऐसे MTS कह दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने अनफोल्डेड प्रोटीन्स को लगा दिया ताकि ये प्रोटीन जहां रहेंगे तो ये सीधा करके रखेगा इसको। करेक्ट, दिस इज द अप्रोच। हमारे पढ़ने का यही अप्रोच है, और इस काम में जो है ATP खर्च होता है। समेटिव एक निर्णायक तरीके से लिखते हैं ATP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एनर्जी। ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है और बैठना भी चाहिए। अब सामान्यतः जो इंपोर्ट प्रोटीन है उनके लिए एक टर्म आता है काइमेरिक प्रोटीन। ठीक है ना, काइमेरिक प्रोटीन। काइमेरिक प्रोटीन का जो टर्म आया उसमें क्या हुआ कि एक प्रोटीन जो एक से ज्यादा जीन द्वारा इनकोड होती है, वन प्रोटीन that contains sequence of amino acids residues from more than one genes.
मोर देन वन जीन्स। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये असेंबल्ड प्रोटीन। असेंबल्ड प्रोटीन मतलब कि ये डीएनए है, इस डीएनए से एक एमआरएनए बना, उस एमआरएनए से एक प्रोटीन बना, ठीक है, प्रोटीन या हम इसको बोलते हैं एक पेप्टाइड बना। इस पेप्टाइड को हमने कहा ए, ठीक है। इस हिस्से से ये प्रोटीन एमआरएनए बना, इस हिस्से से एक दूसरा एमआरएनए बना। ये एग्जांपल हम एक ही जगह ले रहे हैं, अलग अलग भी डीएनए हो सकता है। यहां से पेप्टाइड बी बना, ठीक है, और बाद में इन दोनों को प्रोसेस करके जोड़ दिया गया, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड AB, एंड दिस इज कॉल्ड काइमेरिक प्रोटीन। जैसे हम लोगों ने क्या कहा, ये काइमेरिक प्रोटीन है जो दो अलग अलग सोर्सेस से मिलकर बनता है। सो इसे इसलिए हम लोग काइमेरिक कहते हैं। काइमेरिक प्रोटीन को हम ऐसे आपको दिखाना चाहें, ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तो काइमेरिक प्रोटीन में ये समझ गए हम सब लोग, मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा स्पेसर होता है, दिस इज कॉल्ड स्पेसर। स्पेसर का मतलब होता है गैप। यहाँ पर जो है ये एक गैप है, ठीक है, मैं इसको ऐसे रेड कलर से देता हूँ, ये गैप। गैप का मतलब हो गया कि यहाँ सीक्वेंस का कोई बहुत ज्यादा अलग से कुछ रोल नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहां से यहां तक वो है डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ये एंजाइम का नाम है, ठीक है ना। ये एक एंजाइम है जो एंजाइम क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। क्रेब्स साइकिल में आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज से नहीं, जो लेट मी करेक्ट, ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइल को एंजाइम ए बनता है। इन लोगों को याद है, बहुत बढ़िया है आपको, और अगर आप इसे याद नहीं करें तो आप इस प्रोसेस को एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ एंजाइम्स और कुछ को एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। उसमें जो 3 एंजाइम्स की सीरीज होती है उसमें एक डायहाइड्रोफोलेट, दिस इज सीटरमैन। सो ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जिस प्रोटीन का नाम क्या है, डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इज द नेम ऑफ प्रोटीन। इसे शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलते हैं डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। सो इंटायर प्रोटीन क्या है, डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। बस इस प्रोटीन में अगर आप गौर करें, इस प्रोटीन में आपको 2 अलग अलग हिस्से दिख रहे हैं, एक एमटीएस, एक डायहाइड्रोफोलेट, और बीच में क्या है, बीच में एक स्पेसर है जो दोनों के बीच में गैप बनाता है। जब कटिंग का टाइम आता है, कैंची जब आता है, तो इसी स्पेसर में स्पेसिफिक सीक्वेंस पर क्या करता है, उसको काट कर अलग कर देता है, एंजाइम अलग और एमटीएस जो है वो अलग हो जाता है।